हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो चलो देखते हैं कैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये और ये साइड पैरेलल है। अच्छा चलो ठीक है। अब यहां पर हमने एक इंसिडेंट रे ले लिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। चलो ठीक है। अब ये एयर है, ये ग्लास है, इसका मतलब ये कैसा मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम होगा और ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मींस जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो एक सरफेस ये था, दूसरा सरफेस ये था। पहले यहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी, फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद इस सरफेस पे आई। अब यहां पर भी आप एक नॉर्मल ड्रा करिए, यहां पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब एक्चुअली अगर सोचो तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट थी वो बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़ते हुए निकल जाती, इस तरीके से ये बाहर निकल जाती। लेकिन चूंकि ये ग्लास स्लैब था और लाइट एयर से ग्लास यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी, इसलिए पहले जब ग्लास में लाइट गई तो क्या हुआ, ये बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ। और जब यहां ग्लास से अब किस में आ रही है, एयर में। एयर का मतलब कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयर, जिसमें लाइट की स्पीड कम वो डेंसर। तो अभी क्या होगा कि अब यहां पर ग्लास से एयर में यानी कि डेंसर मीडियम से लाइट कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये अपने पाथ से क्या होगी, ये डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से कुछ ऐसे। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ने इस इंसिडेंट रे को लैटरली डिस्प्लेस कर दिया और इस परपेंडिकुलर शिफ्ट को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैं इसको बताता हूं, पहले आप समझिए। यहां पर इसका नाम दे देते हैं हम लोग, चलो इसको कुछ नाम दे दिया जाए। ये आपका AO है, जो AO है आपका, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। अच्छा ये OB है, इसको मान लो OB। तो ये OB क्या है तुम्हारा, रिफ्रैक्टेड रे है। और ये BC, ये इमर्जेंट रे है। ये BC क्या है हमारा, इमर्जेंट रे है। सिलेबस में से बहुत सारी चीजें लॉकडाउन में हट भी गई हैं। अब देखो यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, ये नॉर्मल, तो ये और ये एंगल तो सेम होंगे, आर बोलो मन करे तो। और ये है ई मतलब क्या है यहाँ पे, आई क्या था यहाँ पे, आई आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे ई आपका जो है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां पे समझ लो, तो जैसे ही लाइट जो है एयर से ग्लास में गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और जब ग्लास से जो है एयर में बाहर निकलेगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। लेकिन जब ये देखा गया, ज्योमेट्रिकली आप प्रूव भी कर सकते हो, यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंस, यानी इस केस में आई और ई दोनों होंगे सेम। यानी कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो है लाइट बाहर निकलेगी तो उस समय अगर इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस करो तो आप पाओगे ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे प्रोड्यूस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ये सरफेस भी क्या है, पैरेलल। वैसे आप ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो इस केस में आई विल बी इक्वल टू ई। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन का डायग्राम। ये तो आपको समझ में आ गया। अब जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है, डेविएट हो जाती है लाइट। अब क्यों होती है वहां बताऊंगा एक बार इसके बारे में। फिलहाल यहां पे एक बात समझ लिया आपने इतना। अब इसमें इस परपेंडिकुलर शिफ्ट को क्या कहते हैं ये समझ लो। ये ग्लास स्लैब ने क्या किया, इस इमर्जेंट रे को जब ये रे बाहर निकली तो ये जो इंसिडेंट रे थी इसके पैरेलल शिफ्ट कर दी।
और इस पैरेलल शिफ्ट को ही बोलते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो द परपेंडिकुलर शिफ्ट या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो परपेंडिकुलर शिफ्ट है इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गया क्या है, ये क्या बताया मैंने, द परपेंडिकुलर शिफ्ट बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये समझो। सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी मैं बोल रहा हूं यहां लिख करके आएगा, फ्लैश होकर के आप देखते रहिएगा, नोट कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ही ज्यादा होगा, ये ग्लास स्लैब इस इमर्जेंट रे को इससे उतना ही ज्यादा शिफ्ट कर देगी, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। कैसे डिपेंड करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा फैक्टर क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं क्या, कई बार मैंने बता चुका है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब क्या है, वेवलेंथ लाइट की कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होने का मतलब स्पीड कम हो गया, तो वहां से जो है ये और ज्यादा इसको शिफ्ट करेगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तीसरा क्या है आपका फैक्टर, आई हो गया अब थिकनेस। थर्ड फैक्टर आपका है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देख रहे हो, अगर इसकी थिकनेस का मतलब ये इसकी थिकनेस और बढ़ जाए तो ये इमर्जेंट रे को इससे और ज्यादा शिफ्ट कर देगी और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब एक सेंटेंस में जवाब दे दो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ इंसिडेंस, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। एक और बात मैं तुमको बताना चाहूंगा, एक चौथा फैक्टर भी होता है, कभी कभी एग्जाम में एनटीएससी ओलंपियाड में पूछ लेता है। पहली चीज आपको यह जानकारी होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी मीडियम का होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि वेवलेंथ बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब क्यों कम होता है भाई, वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। तो अगर लाइट की वेवलेंथ घट रही है तो वेवलेंथ घटेगा तो स्पीड घटेगा, और स्पीड घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो एग्जाम में याद रखिएगा, वायलेट लाइट, भाई लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, विबग्योर VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, इसका मतलब वायलेट लाइट का अगर वेवलेंथ सबसे कम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज मोर फॉर वायलेट लाइट देन द रेड कलर लाइट। बात समझ में आ गई। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ओके, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।